जय हिंद साथियों। कहते हैं ना, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। दोस्तों, अगर आप एमपी पुलिस बैंड 2026 के उन अभ्यर्थियों में से हैं जिनका नाम इंटरव्यू के लिए जारी की गई लिस्ट में आ चुका है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 20 अगस्त से आपके इंटरव्यू शुरू होने वाले हैं और इस समय बच्चों के मन में दो सबसे बड़े सवाल हैं। पहला सवाल, क्या इंटरव्यू के लिए दूसरी लिस्ट आएगी? और दूसरा, इंटरव्यू में आखिर पूछा क्या जाएगा? इंटरव्यू में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे? आखिर क्या-क्या पढ़कर जाना है? और आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए? वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में मैं आपको एक ऐसी बोनस टिप दूंगी जो आपका सिलेक्शन पक्का कर सकती है। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले जितने भी लोग खाकी वर्दी का सपना देख रहे हैं और इस इंटरव्यू को हर हाल में पार करना चाहते हैं, वो तुरंत अभी के अभी कमेंट बॉक्स में लिखिए, जय हिंद, अब की बार खाकी पार। देखते हैं कितने लोगों में ये जज्बा है। आज के इस वीडियो में मैं आपके सभी सवालों का जवाब बहुत आसान भाषा में देने वाली हूँ। क्या इंटरव्यू के लिए एक और लिस्ट आएगी? दोस्तों, सबसे पहले ये सवाल समझ लेते हैं, क्योंकि पिछले कई दिनों से बहुत सारे बच्चे इस सवाल को लेकर बहुत परेशान हैं। मैम, 679 पद हैं और 3 गुना के हिसाब से कुल 2037 बच्चों को बुलाया जाना था, लेकिन जो लिस्ट आई है उसमें लगभग 1276 रोल नंबर ही हैं। तो क्या दूसरी लिस्ट आएगी? देखिए, सबसे पहले एक बात समझिए, सिर्फ इस वजह से कि 3 गुना संख्या पूरी नहीं हुई, ये जरूरी नहीं है कि विभाग को दूसरी लिस्ट जारी करनी ही पड़ेगी, क्योंकि 3 गुने का मतलब ये नहीं है कि हर परिस्थिति में कुल पद के ठीक-ठीक 3 गुने कैंडिडेट्स को ही बुलाया जाए। किसी भी भर्ती में एलिजिबिलिटी, क्वालिफाइंग क्राइटेरिया, कैटेगरी और ट्रेड वाइज उपलब्ध अभ्यर्थियों के आधार पर संख्या कम हो सकती है। और फिर इस परीक्षा में तो क्वालिफाइंग परसेंट भी निर्धारित है, जो कि कुल 75 मार्क्स का 50% यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, वहीं एससी एसटी के लिए ये परसेंट 40% है। अगर आपका मिनिमम इतना परसेंट आता है तो फिर आप बैंड वादन टेस्ट में क्वालिफाई माने जाएंगे। इसलिए अगर आपका नाम अभी जारी की गई इंटरव्यू लिस्ट में नहीं है, तो ये सोचकर मत बैठिए कि दूसरी लिस्ट आएगी, दूसरी लिस्ट में हमारा नाम हो सकता है। फिलहाल आपको जो ऑफिशियल लिस्ट जारी हुई है उसी को फाइनल मानकर अपनी स्थिति समझना चाहिए। और एक बात और, जब विभाग ने इंटरव्यू की तारीख 20 से 23 अगस्त तक जारी कर दी है, तो इतनी कम समय सीमा में नई सूची आएगी, इसकी संभावना फिलहाल मेरे हिसाब से बहुत कम है। लेकिन दोस्तों, जब तक विभाग की तरफ से कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आता है, तब तक हम 100% यह भी नहीं कह सकते कि कोई सप्लीमेंट्री या रिवाइज लिस्ट कभी नहीं आएगी। इसलिए अफवाहों पर भरोसा मत करो, ऑफिशियल अपडेट का इंतजार करो। और अगर आपको लगता है कि आपके साथ गलत हुआ है, तो एक और बहुत जरूरी बात, अगर आपने बैंड वादन टेस्ट दिया था और आपको खुद पर पूरा विश्वास है कि आपके अच्छे प्रदर्शन और अंकों के बावजूद आपका नाम सूची में नहीं आया, तो केवल यूट्यूब या टेलीग्राम पर ये लिखते रहने से कि मेरे साथ गलत हुआ, आपकी समस्या का समाधान नहीं होगा। ऐसी स्थिति में आपको विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए ऑफिशियल कंप्लेंट या रिक्रूटमेंट चैनल के माध्यम से अपनी आपत्ति दर्ज करानी चाहिए। अपना रोल नंबर, एप्लीकेशन डिटेल्स, रिलेवेंट इंफॉर्मेशन सुरक्षित रखिए और हाँ, बिना किसी ऑफिशियल अपडेट के ये दावा भी मत करिए कि दूसरी लिस्ट पक्का आएगी। चलिए, अब आते हैं अपने सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक इंटरव्यू पर। इंटरव्यू में आपसे क्या-क्या पूछा जाएगा और आपको क्या-क्या तैयारी करके जाना है। सबसे पहले ये समझिए कि इंटरव्यू यानी साक्षात्कार का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपको कितने प्रश्नों के उत्तर रटे हैं। इंटरव्यू पैनल में सीनियर पुलिस अधिकारी और आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं। वो ये देखना चाहते हैं कि आपका व्यवहार कैसा है, आप कितने अनुशासित हैं, दबाव की स्थिति में आपका मानसिक संतुलन कैसा रहता है, और क्या आपके अंदर एक पुलिस वाले का धैर्य और साहस है। आपका स्किल टेस्ट हो चुका है, जहां आपने अपना हुनर साबित कर दिया। अब इंटरव्यू में आपको अपनी बुद्धिमानी, ईमानदारी, हाजिर जवाबी और अपना व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी साबित करना है। चलिए, अब बात करते हैं कि आपको कौन-कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक्स तैयार करके जाना है और वहाँ कौन-कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं। इसे हम 3 मुख्य भाग में बांटकर प्रश्नों के साथ समझेंगे। लेकिन प्रश्नों को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से ये जानना चाहती हूँ कि आपका इंस्ट्रूमेंट क्या है? बेस ड्रम, साइड ड्रम, ट्रम्पेट या फिर कोई और? जल्दी से अपना इंस्ट्रूमेंट कमेंट कर दीजिए, जिससे हमें पता चल सके कि हमारे 1200 साथियों में से कौन-कौन से इंस्ट्रूमेंट के कितने साथी जुड़े हुए हैं। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है आपके म्यूजिक ट्रेड और इंस्ट्रूमेंट की जानकारी। भारतीय सेना और पुलिस में पाइप बैंड या ब्रास बैंड की शुरुआत कब और किसके द्वारा हुई थी?
आपको जवाब देना है सर, भारतीय सेना और पुलिस में पाइप बैंड की शुरुआत 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश काल के दौरान स्कॉटिश और ब्रिटिश रेजिमेंट द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय गान यानी नेशनल एंथम को बजाने की सही समय अवधि क्या है और इससे जुड़े नियम क्या है? आपका जवाब होगा सर, पूरे राष्ट्रीय गान को बजाने की कुल समय अवधि 52 सेकंड होती है। इसे बजाते समय पूर्ण मर्यादा, अनुशासन और सावधान की मुद्रा का पालन करना अनिवार्य होता है। अगला सवाल, आप जो इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं उसके मुख्य पार्ट्स के नाम क्या है और उसकी ट्यूनिंग कैसे की जाती है? दोस्तों, यहाँ आपको जो भी आप इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं उसके बारे में मुख्य जानकारी रखना है, उसके रख-रखाव की जानकारी रखना है, ट्यूनिंग की प्रक्रिया सही आपको पता होनी चाहिए, उसकी साफ-सफाई कैसे करना है, ये सारी चीजें आपको अपने-अपने इंस्ट्रूमेंट के बारे में ध्यान रखनी होगी। दोस्तों, नए नियम और प्रोटोकॉल्स को भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि हाल ही में आपका इंटरव्यू हो रहा है और अभी जो बदलाव आए हैं उनसे संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान से जुड़ा नया नियम क्या है? सर, नए नियम के अनुसार अब आधिकारिक और राजकीय कार्यक्रमों में राष्ट्रीय गान से ठीक पहले राष्ट्रीय गीत के सभी 6 छंद बजाए या गाए जाना अनिवार्य है। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम और जन गण मन को बजाने की समय अवधि क्या है? आपका उत्तर होगा सर, नए प्रोटोकॉल के तहत वंदे मातरम के सभी 6 छंद बजाने की कुल अवधि 3 मिनट 10 सेकंड है, जबकि राष्ट्रीय गान को पूरा बजाने की अवधि 52 सेकंड है। अगला सवाल है, वंदे मातरम की धुन शुरू करने से पहले पुलिस बैंड का क्या तकनीकी नियम है? सर, धुन शुरू होने से ठीक पहले उपस्थित दर्शकों को सावधान मुद्रा का संकेत देने के लिए 7 कदमों की धीमी चाल में ड्रम रोल बजाना अनिवार्य है। इसके बाद एक बीट का आराम देकर मुख्य धुन शुरू की जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों, संगीत का इंटरव्यू होना है तो संगीत और बैंड की थ्योरी तो आएगी ही, संगीत से संबंधित जीके तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आएगा ही। आप जिस जिले के हैं उस जिले का संबंध कैसे है संगीत से, वो ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अपने जिले के बारे में संपूर्ण जानकारी भी पढ़ लीजिएगा। संगीत से संबंधित प्रश्न देखें तो हमारा पहला प्रश्न है, संगीत में कुल कितने स्वर होते हैं? आपका उत्तर होगा सर, संगीत में मुख्य रूप से 7 शुद्ध स्वर होते हैं, लेकिन 4 कोमल और एक तीव्र स्वर को मिलाकर कुल 12 स्वर होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, क्विक मार्च और स्लो मार्च की गति यानी टेम्पो क्या होती है? आपका जवाब होगा सर, क्विक मार्च तेज गति की धुन है, 120 से 140 बीट्स प्रति मिनट पर बजती है। वहीं स्लो मार्च जो है वो धीमी और गंभीर धुन होती है, जो 60 से 70 बीट्स प्रति मिनट पर बजाई जाती है। दोस्तों, एक और बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है संगीत से संबंधित। आपको संगीत के जितने भी घराने उन्हें बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, जैसे ग्वालियर घराना है, मैहर घराना है, इंदौर घराना है, सैनी घराना है। इन सब घरानों की डिटेल भी जानकर, पहचान कर, अच्छे से पढ़कर ही अपने इंटरव्यू देने चाहिए। इनमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, जैसे इनके संस्थापक कौन थे, इनमें कौन सी शैली का संगीत बजाया जाता है, मध्य प्रदेश का सबसे पुराना घराना कौन सा है, जो कि ग्वालियर घराना है। मध्य प्रदेश से निकले प्रसिद्ध संगीतकार जैसे तानसेन, उस्ताद अलाउद्दीन खान, उस्ताद आमिर खान, कृष्णराव, शंकर पंडित, लता मंगेशकर, इनके आपको जन्म स्थान, वाद्य यंत्र सब कुछ पता होने चाहिए, ध्यान से पढ़कर जाइएगा। तो ऐसे कुछ संगीत से जुड़े विशेष प्रश्न आपसे बनने चाहिए। हमारा अगला भाग है मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान और पुलिस विभाग, जिसमें हमारा पहला प्रश्न होगा, मध्य प्रदेश पुलिस के वर्तमान पुलिस महानिदेशक कौन है? आपका उत्तर होगा सर, मध्य प्रदेश के वर्तमान पुलिस महानिदेशक श्री कैलाश मकवाना सर हैं। अगला प्रश्न होगा, मध्य प्रदेश पुलिस का मोटो क्या है और इसका क्या अर्थ है? आपको जवाब देना होगा सर, मध्य प्रदेश पुलिस का मोटो देशभक्ति जनसेवा है। इसका अर्थ है कि अपने देश के प्रति पूर्ण भक्ति रखते हुए बिना किसी भेदभाव के जनता की सेवा करना। वहीं दोस्तों, अगला प्रश्न हो सकता है, आपके गृह जिले की कोई एक मुख्य विशेषता बताइए। इस पार्ट के अंदर आपका जो भी गृह जिला है उसकी भौगोलिक विशेषता, प्रसिद्ध मंदिर, कला, राष्ट्रीय उद्यान के बारे में आपको पढ़ लेना है, जो वहां पर आपको बताना होगा। हमारा अगला प्रश्न हो सकता है, मध्य प्रदेश के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन है? और आपका उत्तर होगा सर, मध्य प्रदेश के पहले डीजीपी श्री बीपी दुबे सर थे। दोस्तों, हमारा अगला पॉइंट है प्रशासनिक एवं वर्तमान पदाधिकारी, जिसमें आपका पहला प्रश्न हो सकता है, मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल और मुख्यमंत्री कौन है? उत्तर होगा, मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल श्री मंगूभाई सी पटेल हैं और वर्तमान मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव हैं। इसके साथ ही मध्य प्रदेश विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं। इस प्रकार के प्रश्न आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। आपका अगला प्रश्न हो सकता है, मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई थी और इसका वर्तमान स्वरूप कब अस्तित्व में आया? आपका उत्तर होगा, मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। इसके बाद 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य से अलग होकर इसका वर्तमान भौगोलिक स्वरूप का अस्तित्व आया।
दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है राजकीय प्रतीक और भूगोल। इसमें जो प्रश्न आ सकते हैं उसमें मध्य प्रदेश के मुख्य राजकीय प्रतीक पूछे जा सकते हैं। जैसे आपको पता होना चाहिए, राजकीय नदी नर्मदा है, राजकीय नाट्य माछ है, राजकीय फसल सोयाबीन है, राजकीय मछली महाशीर है जो 2013 में घोषित की गई थी, राजकीय पशु बारहसिंगा है, राजकीय पक्षी दूधराज है, राजकीय वृक्ष बरगद है और राजकीय खेल मलखम्ब है। अगला प्रश्न हो सकता है मध्य प्रदेश की भौगोलिक सीमाएं किन किन राज्यों से मिलती हैं। आपका उत्तर होगा मध्य प्रदेश चारों तरफ से भूमि से घिरा है राज्य है। इसकी सीमाएं कुल 5 राज्यों से मिलकर बनती हैं: उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान। आपका मध्य प्रदेश से संबंधित अगला प्रश्न हो सकता है मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है और यह कहाँ स्थित है। आपका उत्तर होगा मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा बिंदु धूपगढ़ चोटी है जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। ये दक्षिण मध्य क्षेत्र में पचमढ़ी के पास सतपुड़ा और महादेव पर्वत श्रेणी में स्थित है। हमारा अगला पॉइंट है इतिहास, खनिज और पर्यटन। इसमें पहला प्रश्न है मध्य प्रदेश में हीरा और प्रमुख खनिज भंडार मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं। आपका उत्तर होगा मध्य प्रदेश का पन्ना जिला पूरे देश में अपने प्रमुख हीरा भंडारों के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा राज्य में कोयला, तांबा, लोहा, मैग्नीज के भी प्रचुर भंडार उपलब्ध हैं। हमारा अगला प्रश्न हो सकता है मध्य प्रदेश के कौन से ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल विश्व प्रसिद्ध हैं। आपका उत्तर होगा सांची स्तूप रायसेन जिले में स्थित है जिसे मौर्य सम्राट अशोक ने बनवाया था। खजुराहो के मंदिर छतरपुर जिले में स्थित है जो अपनी उत्कृष्ट वास्तुकला के लिए भी जाने जाते हैं। मार्बल रॉक्स ये जबलपुर के भेड़ाघाट में स्थित है जहां नर्मदा नदी बहती है। हमारा अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के प्रमुख बाघ अभ्यारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों के नाम बताइए। आपका उत्तर होगा मध्य प्रदेश को भारत का टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान शामिल हैं। दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है आपका बैकग्राउंड और शिक्षा। इससे संबंधित आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, आपकी शिक्षा से संबंधित, आपके परिवार से संबंधित। यहाँ पर आपका प्रश्न हो सकता है यदि आपने ग्रेजुएशन या उच्च शिक्षा प्राप्त की है तो आप इस कांस्टेबल बैंड के पद पर क्यों आना चाहते हैं। यहाँ पर आप अपना जवाब दे सकते हैं, सर संगीत मेरी कला है, मेरा जुनून है और खाकी वर्दी पहनना मेरा बचपन का सपना रहा है। पुलिस बैंड मुझे एक ऐसा बेहतरीन अवसर देता है जहां मैं अपनी संगीत की कला के माध्यम से पुलिस विभाग की गरिमा बढ़ा सकता हूं और पूरी निष्ठा से देश सेवा कर सकता हूं। वहीं दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है साइकोलॉजिकल प्रश्न। इसमें कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, यदि आप किसी वीआईपी के सामने मुख्य सलामी बजा रहे हो और अचानक आपके साइड ड्रम का नीचे का तार टूट जाए तो आप क्या करोगे। यहाँ अगर आपने उत्तर दे दिया सर मैं तुरंत बजाना रोक दूंगा और लाइन से पीछे हटकर तार ठीक करने लगूंगा, तो ये बिल्कुल गलत जवाब है। ऐसा आपको जवाब नहीं देना है, यहाँ आपके नंबर कट सकते हैं। आपका जो सटीक उत्तर है वो होगा सर परेड और सलामी का अनुशासन सबसे सर्वोपरि होता है। मैं बिना विचलित हुए एक साधारण ड्रमर की तरह बीट बजाना जारी रखूंगा ताकि पूरी टुकड़ी का तालमेल ना बिगड़े। सलामी और परेड समाप्त होने के बाद ही मैं अपने इंस्ट्रूमेंट को चेक करके ठीक करूंगा। दोस्तों अब आप लोग बिल्कुल ईमानदारी से कमेंट करके बताइए, अगर इंटरव्यू में आपके सामने यह परिस्थिति आती तो आपके दिमाग में क्या जवाब आ रहा था। क्या आप भी घबराकर बजाना रोक देते। अपनी सच्ची राय कमेंट में जरूर लिखिएगा, मैं सबके कमेंट का रिप्लाई पर्सनली दूंगी। दोस्तों इंटरव्यू के दिन के लिए मैं एक बहुत ज़रूरी टिप देने वाली हूँ आपको। आपका पहनावा बिल्कुल साफ सुथरे सादे फॉर्मल कपड़े पहने। लड़कों के लिए लाइट कलर की शर्ट, डार्क पैंट बहुत परफेक्ट ऑप्शन रहता है। वहीं एंट्री और बॉडी लैंग्वेज की बात करें तो रूम के बाहर आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। नाम पुकारने पर हल्की नॉक करके आपको रूम के अंदर जाना है। अनुमति मिलने पर ही आपको बैठना है। अपनी पीठ सीधे रखें, पैर लगातार ना हिलाएं, चेहरे पर एक नेचुरल मुस्कान रखें। और डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट्स को एक साथ व्यवस्थित फाइल में लगा कर ले जाएं। अब इंटरव्यू से पहले क्या करें। अब आपके पास बहुत कम समय है, इसलिए मेरी सलाह है आज से 3 चीजें जरूर करिए। पहली, अपने इंस्ट्रूमेंट की पूरी बेसिक नॉलेज रिवाइज करिए। दूसरी, अपने बारे में एनसीसी, स्पोर्ट्स और बेसिक जीके के सवालों की प्रैक्टिस करिए। तीसरी चीज, घर पर किसी के सामने मॉक टेस्ट या फिर अगर कोई नहीं है तो आईने के सामने बैठकर अपने इंटरव्यू की तैयारी करिए। घबराइए नहीं और अगर घबराहट होती है तो एक गहरी सांस लेकर के दोबारा प्रश्न का उत्तर देना शुरू करिए। अगर आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो आपने जरूर कुछ अच्छा किया है। अब अगले कुछ दिन आपको सिर्फ एक चीज करनी है, अपनी कमियों को पहचानना है और उन्हें सुधारना है।
इंटरव्यू में आपसे हर सवाल का जवाब बनना जरूरी नहीं होता है, लेकिन जिस कैंडिडेट को अपनी ट्रेड की जानकारी है, अपने बारे में कॉन्फिडेंस है, बेसिक जीके की तैयारी है और जो पैनल के सामने अच्छा कम्युनिकेशन कर पा रहा है, वह निश्चित रूप से अच्छा इंप्रेशन छोड़ेगा। और जिन बच्चों का इंटरव्यू आने वाला है, ढेरों शुभकामनाएं, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाइए। अपने इंस्ट्रूमेंट को अपनी स्ट्रेंथ बनाइए और याद रखिए, वर्दी सिर्फ एक नौकरी नहीं है, एक जिम्मेदारी है। आपने इसके लिए बहुत मेहनत की है और अब इस आखिरी पड़ाव को भी पूरी मेहनत और शिद्दत से दीजिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले हेल्पफुल वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।